welcome to you all in today's GK session. So in the today's session we are going to study a new chapter of GK, that is chapter the flying machines, that is on page number 30 and 31, and the another chapter which we will study is water plants, that is on page number 34. So now let's see in the book. A very good morning my dear students, and I welcome to you all in today's GK session. So in the today's session we are going to study a new chapter of GK, that is chapter the flying machines, that is on page number 30 and 31, and the another chapter which we will study is water plants, that is on page number 34. So now let's see in the book. So the first chapter which we will study is the flying machines, that is on page number 30. For ages, human beings have always imagined themselves sailing among the clouds, soaring high up in the sky like birds. Today it is possible to fly safely and swiftly to any part of the world in an aircraft. कई सालों से, आज से कई साल पहले ये पॉसिबल नहीं था कि हम फ्लाई कर सकें, हम आसमान में स्काई में उड़ सकें, बट नाउ इट्स पॉसिबल. अब जो है ये पॉसिबल है. पहले लोग इमेजिन करते थे कि हम कैसे बर्ड की तरह आसमान में स्काई में ऊंचे उड़ सकते हैं, तब पॉसिबल नहीं था, बट नाउअडेज इट इज़ पॉसिबल. सो नाउ हियर वी हैव टू रीड अबाउट दीज वंडरफुल फ्लाइंग मशीन्स. सो द फर्स्टली वी विल रीड द टिडबिट्स. सबसे पहले हम टिडबिट पढ़ेंगे. सो हियर इट इज. An English scientist named Roger Bacon had studied vehicle with flapping wings that could fly. एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉजर बेकन, उन्होंने एक व्हीकल के बारे में पढ़ा, एक जिसमें एक फ्लैपिंग विंग्स थे जो कि उड़ सकती थी. Such an aircraft is now called an ornithopter. आज के टाइम में ऐसे एयरक्राफ्ट को हम ornithopter कहते हैं. In 1419, Leonardo da Vinci drew sketches of various types of flying machines. 1490 में लियोनार्डो दा विंसी ने कुछ स्केचेस बनाए इसी तरह के फ्लाइंग मशीन्स के, इंक्लूडिंग वन रिजेंबलिंग अ मॉडर्न हेलीकॉप्टर. और उस समय उन्होंने जो स्केच बनाया, आज का एक जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर है उसकी स्केच भी उन्होंने बनाई थी. There were no suitable power sources or materials to make aeroplanes during his time. और उस समय इतने suitable power sources या materials नहीं थे कि उस टाइम में एरोप्लेन बनाई जा सके. Now, coming to the next is cockpit of an aeroplane. Previously, planes used to have control panels with dials to control navigation. पहले जो है क्या होता था, प्लेन्स में कंट्रोल पैनल्स होते थे डायल्स के साथ, ताकि हम नेविगेशन को कंट्रोल कर सकें. मॉडर्न प्लेन में ग्लास कॉकपिट होता है विद सेवरल कंप्यूटर डिस्प्लेज दैट कैन बी एडजस्टेड टू डिस्प्ले फ्लाइट इंफॉर्मेशन. जिसमें कंप्यूटर डिस्प्लेज होते हैं और जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम फ्लाइट में इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, या जो भी करना है हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो हम कर सकें. नेक्स्ट यहाँ पे आपको एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि एरोप्लेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सो द फर्स्ट इज फर्स्ट बिजनेस क्लास कैबिन. फर्स्ट बिजनेस क्लास कैबिन क्या होता है? द मोस्ट कंफर्टेबल पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर स्पेशल पैसेंजर्स विथ कॉस्टलियर सीट्स. ये एक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पार्ट होता है प्लेन का, कुछ स्पेशल पैसेंजर्स के लिए होता है जिसकी सीट जो है बहुत ही कॉस्टली होती हैं. नेक्स्ट इज नोज. Area having the weather radar or device used to evaluate weather condition. So nose जो होता है वो एक एरिया होता है जहाँ पे वेदर रेडार लगा होता है, जो कि एक डिवाइस है जिससे हम वेदर को इवेल्युएट कर सकते हैं, वेदर कंडीशन कैसा है वो हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज विंड स्क्रीन. अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी. विंड स्क्रीन क्या है? एक प्रोटेक्टिव शील्ड है ताकि हमें गुड विजिबिलिटी मिले प्लेन से. नेक्स्ट इज nose landing gear. It is a retractable wheel that help in landing. ये एक retractable wheel है जो कि हमें लैंडिंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज फ्लाइट डेक फ्रॉम वेयर द पायलट कंट्रोल द एयरक्राफ्ट. फ्लाइट डेक क्या होता है? जहाँ से पायलट जो है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज अपर डेक. The upper floor on a very large aircraft that has the flight deck and a passenger cabin.
तो ये अपर फ्लोर होता है एयरक्राफ्ट में, जहाँ पे फ्लाइट डेक होता है और पैसेंजर्स कैबिन होता है. नेक्स्ट इज विंडो एंड डोर. एंड द नेक्स्ट इज एंटीना. एंटीना रिसीव्स एंड ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स. एंटीना क्या करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल्स को टू कम्युनिकेट विद द कंट्रोल टावर और विद अनदर एरोप्लेन, ताकि जो कंट्रोल टावर है या कोई दूसरा एरोप्लेन है वो उससे कम्युनिकेट कर सकें. नेक्स्ट इज स्पॉइलर. अ फ्लैप ऑन द टॉप ऑफ द विंग. ये एक फ्लैप होता है विंग के टॉप में, विच इज़ ओपनड इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग. जैसे ही लैंडिंग होती है वो तुरंत ओपन हो जाता है टू स्लो द एयरक्राफ्ट डाउन, ताकि जो एयरक्राफ्ट है वो उसकी स्पीड जो है वो धीरे हो जाए नीचे लैंडिंग करते वक्त. नेक्स्ट इज फ्यूजलेज. फ्यूजलेज बॉडी ऑफ द एरोप्लेन. फ्यूजलेज जो होता है बॉडी होती है एरोप्लेन की, हैविंग अ सर्टेन शेप विच मेक इट ईजी टू फ्लाई. और उसका शेप ऐसा बनाया गया होता है ताकि वो ईजी हो जाए फ्लाई करने में. नेक्स्ट इज पैसेंजर कैबिन. इकोनॉमिक क्लास कंपार्टमेंट दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चीपर सीट्स. ये इकोनॉमिक क्लास कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारी सीट्स होते हैं और वो चीपर भी होते हैं, मीन सस्ते होते हैं थोड़े से इन कंपैरिजन टू बिजनेस क्लास. नेक्स्ट इज कार्गो होल्ड. कंपार्टमेंट टू स्टोर बैगेज एंड कार्गो. कार्गो होल्ड क्या होता है, एक कंपार्टमेंट होता है ताकि जहाँ पे बैगेज या कार्गोज जितने भी हैं, जो भी हमने स्टफ्स कैरी किए हैं उसे वहाँ पे स्टोर किया जा सके. नेक्स्ट इज टर्बोजेट इंजन. द इंजन टू हेल्प फ्लाई द एरोप्लेन. टर्बोजेट इंजन क्या होता है, एक ऐसा इंजन जो एरोप्लेन को फ्लाई करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज विंग. हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट हेल्प्स कीप द एयरक्राफ्ट इन द एयर. विंग जो होता है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जो एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ने में मदद करता है. नेक्स्ट इज नेविगेशन लाइट. लाइट सिग्नलिंग द डायरेक्शन इन विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग. ये नेविगेशन लाइट एक सिग्नल होता है ताकि वो डायरेक्शन शो करता है. लाइट सिग्नलिंग द डायरेक्शन इन विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग. जहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वहाँ की डायरेक्शन को सिग्नल करता है. रेड ऑन द लेफ्ट विंग. रेड जो है लेफ्ट विंग पे होता है. ग्रीन ऑन द राइट विंग एंड वाइट ऑन द टेल. और वाइट जो है वो टेल पर होता है. टेल फिन कीप्स द एयरक्राफ्ट स्टेबल. टेल फिन क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखता है. रडर. अ फ्लैप दैट स्टीयर्स द एयरक्राफ्ट. रडर एक फ्लैप होता है जो एयरक्राफ्ट को स्टीयरिंग में मदद करता है. टेल रियर पार्ट ऑफ द फ्यूसलेज. टेल जो है फ्यूसलेज का रियर पार्ट है. And tail plane is horizontal wing of the plane that stabilizes the plane. एक horizontal wing होती है जो कि plane को stabilize means stable करने में help करती है. Now here 4 images are given and something are written. Let's read. The first is the first aircraft with wing were gliders. जो first aircraft था wings के साथ वो थे gliders. Otto Lilienthal made many gliders flight in the 1890. Next is the first machine to carry a person into the air untethered was a hot air balloon. जो पहली मशीन थी जिसने किसी पर्सन को एयर में उड़ाया था वो थी हॉट एयर बलून, जो कि मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने बनाई थी 1783 में. नेक्स्ट इज द राइट ब्रदर्स डिजाइंड एंड डेवलप द फर्स्ट पावर्ड प्लेन. राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था पहली जो पावर्ड एयरक्राफ्ट थी. द फर्स्ट सक्सेसफुल एयरशिप वॉज बिल्ड इन 1852. जो फर्स्ट सक्सेसफुल एयरशिप थी वो 1852 में बनी थी. इन द अर्ली 20th सेंचुरी दीज एयरशिप्स वर पॉपुलर फॉर ट्रांसपोर्ट. और अर्ली 20th सेंचुरी में ये एयरशिप जो थी बहुत ही पॉपुलर थी फॉर द ट्रांसपोर्ट. नाउ वन मोर टिडबिट इज गिवन and it is in February 2008 Virgin Atlantic Boeing 747 became the first commercial jet ever to fly on biofuel. फरवरी 2008 में वर्जिन अटलांटिक बोइंग 747 जो थी, इस प्लेन का नाम है वर्जिन अटलांटिक बोइंग 747. ये पहली कॉमर्शियल जेट बनी थी जो कि बायोफ्यूल पर उड़ी थी. एक ऐसा फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट मैटर इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम और अदर फॉसिल फ्यूल. ये एक ऐसा फ्यूल है जो कि प्लांट मैटर से बना हुआ है पेट्रोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर. नाउ here you have to answer the some following questions, and the first question is
विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक? सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा माना जाता है वर्ल्ड में? सो द आंसर इज हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई अलोन ओवर द अटलांटिक ओशन? कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने अटलांटिक ओशन पे सबसे अकेले ही फ्लाई किया था? सो द आंसर इज एमिलिया अर्थहार्ट. नेक्स्ट इज हु बिल्ट द फर्स्ट ग्लाइडर टू कैरी अ ह्यूमन बीइंग अलोफ्ट? फर्स्ट ग्लाइडर कैरी करने वाला पहला ह्यूमन बीइंग कौन था? सो द आंसर इज जॉर्ज कायले. Next is which airline before it merged with Air France in 2004 was the world's oldest continuously operating airline? So the answer is KLM Royal Dutch Airlines. Now we will come to the next chapter, that is water plants, that is on page number 34. So here these plants live in water. Water plants क्या होते हैं? ये water जो है पानियों में रहते हैं. Here we have to read the clues and look at the picture and fill in the blanks. So the first one is this free floating perennial aquatic plant is native to tropical South America. ये एक free floating perennial aquatic plant है जो कि mostly tropical South America में पाया जाता है. It has beautiful purple and pink flowers. इसके beautiful बहुत ही सुंदर purple और pink color के flowers होते हैं. It grows vigorously and can reproduce very quickly. ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. विच कैन कॉज ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड इवेंचुअली किल द फिश. जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत तेज़ी से अगर ये बढ़ रहे हैं, विगरसली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन में डिप्लीशन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है नदियों में जहाँ पर भी ये रह रहे हैं. और उससे क्या होता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ की जो फिशेस हैं उस वाटर बॉडी की वो डेड होने लगती हैं. So the answer is water hyacinth. Next is these floating plants have small flowers with 5 yellow or white petals. ये floating plants हैं जिनमें कुछ small flowers होते हैं जिसमें with 5 yellow और white petals, जिसमें 5 yellow या white petals पाए जाते हैं. Some species of these plants are aquatic weeds. और कुछ species जो होती हैं इस plant की वो aquatic weeds होती हैं. So the answer is floating heart. Next is these giant sea plants are actually a species of large brown algae. ये एक giant sea plants होते हैं, समुद्र में होते हैं और एक एक्चुअली में एक स्पीशीज़ है लार्ज ब्राउन एल्गे की जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है इन द टेम्परेट वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो और मोस्टली ये जो है पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं इन द टेम्परेट वाटर, जो टेम्परेट वाटर्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के वहाँ पर. दे ग्रो इन डेंस स्टैंड्स नोन एज केल्प फॉरेस्ट. ये घने जंगलों में पाए जाते हैं मोस्टली और जिन्हें हम केल्प फॉरेस्ट कहते हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं. विच आर होम टू मैनी वाटर एनिमल्स, जो कि एक घर माना जाता है वाटर एनिमल्स का. सो द आंसर इज जायंट केल्प. सो चिल्ड्रन इसको नाम भी जायंट केल्प ही दिया गया है क्योंकि ये केल्प फॉरेस्ट में मोस्टली पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज दिस फ्री फ्लोटिंग प्लांट है स्पॉन्जी ग्रीन लीव्स. ये एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है जिसकी स्पॉन्जी और ग्रीन लीव्स होती हैं. दे फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट. ये एक तरह का थिक बहुत ही मोटा फ्लोटिंग मैट फॉर्म कर लेते हैं विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द पॉन्ड. जो पॉन्ड का पूरा सरफेस जो है वो कवर कर लेते हैं. दिस एक्वाटिक वीड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. और ये एक्वाटिक वीड जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है. सो द आंसर इज वाटर कैबेज. नेक्स्ट इज दिस फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट ग्रो कॉमनली इन स्टैग्नेंट वाटर. ये फ्री फ्लोटिंग वाटर है जो कि मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर्स में पाए जाते हैं. इट इज अ एग्रेसिव इन्वेडर दैट मे किल फिश इन द हैबिटेट बाय डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन लेवल. ये एक एग्रेसिव इन्वेडर है जो कि बहुत सी फिशेस को किल कर देता है बिकॉज ये ग्रो ऐसे होता है कि इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन में डिप्लीशन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है. दे कैन ऑल्सो किल सबमर्ज प्लांट्स और बाय ब्लॉकिंग दी सनलाइट्स. और जो वहाँ पर और भी प्लांट्स हैं वो उनको भी किल कर सकता है
क्योंकि ये क्या करता है, जब वाटर बॉडी को पूरा कवर कर लेता है तो जो और भी प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन या सनलाइट नहीं मिल पाती, उस वजह से उनकी भी डेथ हो जाती। सो द आंसर इज डकवीट। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर दीज 2 चैप्टर्स आर ओवर। अब आपके ये 2 चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं। एंड नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू फिल दीज 2 चैप्टर्स। आपको ये दोनों चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको आपको फिल करना है अपनी बुक में। एंड आपको आपका क्लास वर्क ये है कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन इन योर जीके क्लास वर्क कॉपी। आपको वो क्वेश्चंस जो है अपनी जीके की क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, टिल दैट, थैंक यू।